अगर मैं बोलूं कि हर महीने मैं सिर्फ 10,000 रुपये ही बचा पाता हूं और कुछ सालों बाद मुझे 10,000 की जगह 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि 10,000 रुपये की सेविंग से मैं 1 करोड़ रुपया कभी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने अगले 20 साल तक एक ऐसे एसेट में करो कि जो आपको सिर्फ 13% का रिटर्न दे, तो वो पैसा 20 साल बाद बढ़ के 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। म्यूचुअल फंड सही है, हम सबको पता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरे लिए म्यूचुअल फंड कौन सा सही है, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, वो हमें नहीं पता होता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 पॉइंट्स के बारे में जिनका ध्यान रख के आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका पैसा आपके बैंक की एफडी में पड़ा है, तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड भी होता है जिसमें आप पैसा रखेंगे तो आपको रिटर्न बैंक के एफडी या सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और रिस्क भी बहुत कम होगा। हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं? नॉर्मली हम इंडिया में बहुत सारे मेरे जैसे लोग किसी फ्रेंड के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, तुम भी इन्वेस्ट करो। तो पहला ट्रिगर पॉइंट होता है किसी का कहना, और दूसरा हम किसी म्यूचुअल फंड को चूज कैसे करते हैं। हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, म्यूचुअल फंड का पुराना रिटर्न देखते हैं, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है? नहीं दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ठीक है, पुरानी रिटर्न देख के आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ने पहले कैसे परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप पैसा आज डाल रहे हो तो रिटर्न आपको आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा। और अच्छे म्यूचुअल फंड का रिसर्च करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको वो 5 फैक्टर्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, गोल। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे स्टडी करने का एक गोल होता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी हमारे करियर का एक गोल होता है। जब हम जॉब करते हैं तब भी हमारे लिए गोल होता है आने वाले टाइम में। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते टाइम हम अपने गोल को क्यों भूल जाते हैं? वहाँ पे जहाँ पे गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम गोल को भूल के कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फाइनेंशियल गोल, जिसको फुलफिल करने के लिए आप ये पैसा बचा के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी जो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो सब फैक्टर्स गोल के अराउंड घूमते हैं। गोल कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि आपको गाड़ी लेनी है कुछ सालों बाद, आपको अपना घर खरीदना है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, या आपको कुछ सालों बाद रिटायर होना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गोल नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो आपको अपना पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा ना, कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। तो उसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। तो सबसे पहले कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है, उसके अराउंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। गोल के बाद अपने फैक्टर्स होते हैं ड्यूरेशन और रिस्क। और अगर मैं ड्यूरेशन और रिस्क की बात करूं तो ये गोल के अराउंड घूमते हैं, और ये सभी तीनों फैक्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आज मेरी जॉब लगी और मैंने सोचा कि मुझे 3 साल बाद अपनी गाड़ी लेनी है, और उस गाड़ी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो गाड़ी लेना हुआ मेरा गोल, वो 10 लाख रुपए हुआ मेरा पहला फाइनेंशियल गोल। और वो गाड़ी मुझे कितने साल बाद लेनी है? मुझे लेनी है 3 साल बाद, और वो 3 साल हुआ मेरा ड्यूरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको गोल और ड्यूरेशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको रिस्क के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में मुझे आपको थोड़ी डिटेल में बताना चाहिए। तो दोस्तों, रिस्क होता है कि अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे के ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे जाने के कितने चांसेस हैं। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो 105 की जगह 95 भी तो हो सकता है। तो वो नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो आप कितना बियर कर सकते हैं, वो होता है रिस्क। और रिस्क हर आदमी का पर्सनल होता है। दोस्तों, रिस्क और रिटर्न एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ गोल्स के बारे में, और उस गोल के साथ कौन सा म्यूचुअल फंड हमें कैसे चूज करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पहले गोल की। मुझे 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो मेरा गोल का ड्यूरेशन हुआ 3 साल। तो 3 साल के लिए मुझे कैसे म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए? तो दोस्तों, एक रूल को हमेशा याद रखें कि अगर आप 3 साल से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में करें, क्योंकि डेट फंड्स में रिस्क कम होता है, ऑल्दो रिटर्न भी कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बट अगर आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको गाड़ी लेनी है 3 साल बाद 6 लाख रुपए की, तो आपको हर महीने अभी से 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 या 4 साल से कम है तो आपको डेट फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डेट फंड की मैंने एवरेज रिटर्न ली है सिर्फ 7% की। तो अगर आप आज से हर महीने 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स में करते हैं जहां आपको एवरेज रिटर्न 7% का मिलता है, तो आपका गोल 3 साल में अचीव हो जाएगा, आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आपको बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लिक्विड फंड में कर सकते हो। ऐसे चलते चलते आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और गिल्ड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करना है। अगर आप रिस्क बहुत कम लेना चाहते हो लेकिन आप इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म के लिए करना चाहते हो, तब भी आप डेट फंड्स का यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी स्क्रीन में एट द एंड आप देख सकते हो एक बहुत स्पेशल फंड होता है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड एक थोड़ा सा अलग तरह का डेट फंड होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपैलिटी के बॉन्ड्स, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है। तो ये रिलेटिवली सेफर होता है और लास्ट 1 साल में गिल्ट फंड्स ने 12% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब चलते हैं अपने सेकंड गोल पे। मेरा सेकंड गोल है कि मुझे घर लेना है 10 साल बाद। तो अब मेरा गोल हुआ घर लेना, मेरा ड्यूरेशन हुआ 10 साल। तो जब भी आपका ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट का 3 साल से बढ़ जाता है तो एक स्पेशल केस होता है म्यूचुअल फंड का, जिसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, वो पिक्चर में आ जाते हैं। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की खासियत ये होती है कि वहां पे आपका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलती है। इस केस में जब आपका ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करके रखना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको इक्विटी साइड का म्यूचुअल फंड ज़्यादा खरीदने चाहिए रेदर देन डेट फंड्स। अगर आपको ड्यूरेशन उतना ही है लेकिन आपको रिस्क कम लेना है तो आप डेट फंड्स का अपना एलोकेशन बढ़ा दें और इक्विटी फंड्स का एलोकेशन कम कर दें। अब बात करते हैं अपने सेकंड गोल की कैलकुलेशन की। आपको घर चाहिए आज से 10 साल बाद जिसकी वैल्यू होगी 50 लाख रुपए। तो अगर मैं आज हर महीने 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी ड्यूरेशन है 10 साल की, तो मैं डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा अगर ओवरऑल जो रिटर्न आए वो 10% का निकल के आए दोनों में से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट गोल अचीव हो जाएगा। मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50 लाख का हो जाएगा अगले 10 साल के बाद, जिससे आप अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम स्टार्ट करें लार्ज कैप से, तो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, जो बड़ी कंपनीज होती हैं हमारी। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिस्क कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा कम होता है और रिटर्न भी थोड़ी सी कम मिलती है। वैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि छोटी कंपनीज में। चलिए अब बात करते हैं मेरे तीसरे गोल की। मान लो आज मेरी एज 28 ईयर्स है और आज से 32 ईयर्स बाद मुझे रिटायर होना है, और रिटायर होते टाइम मुझे कुछ पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकूं। तो दोस्तों अब मेरा ड्यूरेशन हुआ 32 साल का, 32 ईयर्स का। तो जब भी हम ड्यूरेशन 32 ईयर्स पे चले जाते हैं, मान लो एक लंबी ड्यूरेशन पे चले जाते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि अपने इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी हमारी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्मॉल, मिड और लार्ज कैप। तो अगर मैं लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करता हूं तो मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूं। तो उस केस में मैं अपने इक्विटी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मैं थोड़ा ज़्यादा स्मॉल कैप या मिड कैप में डाल सकता हूं रेदर देन पुटिंग इनटू लार्ज कैप, और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता हूं। जैसे कि कुछ पैसा मैं अपना स्मॉल कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा लार्ज कैप में और कुछ पैसा डेट फंड्स में लगा सकता हूं, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा डाइवर्सिफाइड रहे, मेरा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो और मुझे रिटर्न भी थोड़ी ज़्यादा मिलती रहे। चलिए बात करते हैं तीसरे गोल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 32 साल बाद रिटायर होना है, और मान लो मुझे रिटायर होने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकूं। तो उसके लिए मुझे डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मेरा ड्यूरेशन अगर 32 साल का है तो ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए मैं थोड़ा इक्विटी में स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो
तो अगर मैं रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा तो मैं रिटर्न 10% से थोड़ा सा ज़्यादा 12.5% का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं हर महीने 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डेट और इक्विटी दोनों में आने वाले टाइम के लिए करूं, जिससे कि मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं ओनली 12.5%, तो मेरा पैसा अगले 32 साल में बढ़ के 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कि आपके म्यूचुअल फंड ने पीछे वाले टाइम में कैसा परफॉर्म किया। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछली परफॉर्मेंस आने वाली परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताती, लेकिन आपके फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकती है कि पीछे मार्केट कैसा था, तब उस टाइम पे दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया था, तो उस टाइम पे आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो आपको हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस आपके फंड की उस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं पिछले 3 साल का रिटर्न देख रहा हूं, मिड कैप के बाकी फंड से अपनी रिटर्न को कंपेयर करना चाहिए। अगर उसके मुकाबले रिटर्न अच्छी है तो फंड रिलेटिवली बेटर है, अगर वो बुरी है तो कहीं ना कहीं उस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एक्सपेंस रेशो। आपको पता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका पैसा किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, जो आपके बिहाफ पे ये पैसा या तो डेट में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका भी कुछ खर्चा होता है अपने कंपनी को चलाने का, तो ये कुछ चार्ज आपके पैसे में से लेते हैं ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। तो नॉर्मल इंडस्ट्री में एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का 0 से लेके 1.5% तक वेरी करता है। तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो जरूर चेक कर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगा उतना आपका खर्चा बढ़ेगा एज ए इन्वेस्टर, और जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको फंड की पास्ट परफॉर्मेंस और उस पास्ट परफॉर्मेंस को कैटेगरी एवरेज के साथ कंपैरिजन, इसके अलावा एक्सपेंस रेशो और फंड मैनेजर की प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में ग्रो की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या ग्रो की वेबसाइट पर जाके ये सारी डिटेल्स को बहुत सिंपल तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड्स के साथ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है या एफडी में रखा है तो उससे एक बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और रिटर्न आपको इन दोनों चीज़ों से अच्छी मिल सकती है, और वो अपना होता है लिक्विड फंड्स। अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप ग्रो की ऐप का यूज़ करते हैं तो ग्रो आपको देता है मल्टीपल ऑप्शंस डिफरेंट लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और कुछ लिक्विड फंड से तो आप 1 क्लिक विड्रॉ भी कर सकते हैं, और विड्रॉ करने पे आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, किसी यूज़ का नहीं है, तो आप उसको लिक्विड फंड में डालें, कभी भी ज़रूरत पड़े तो 1 क्लिक में आप अपना पैसा ग्रो से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और उसका यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं जो आपको पता है जो हमने इस वीडियो में मिस किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम म्यूचुअल फंड के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको बेसिक से बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सबका अपना अलग गोल होता है, अलग ड्यूरेशन होता है और अलग सेविंग्स हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ग्रो के कैलकुलेटर पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, और वहाँ जाके आप अपने हिसाब से अपनी सेविंग्स अमाउंट, अपना गोल का ड्यूरेशन और अपना ओवरऑल वैल्यू देख सकते हैं जितना आपको चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए।